नमस्कार। एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत। देखिए, आप लोगों की शिकायत भी हो सकती है कि वीकली करंट अफेयर्स जो आना चाहिए था वो थोड़ा डिले हुआ है। तो डिले हुआ है कुछ कारण से, बीच में होली पड़ गई, लोग घर चले गए, हम भी घर चले गए थे, इसी वजह से हुआ। लेकिन अब ये वीकली जाता रहेगा, प्रत्येक शनिवार को सुबह 9 बजे सप्ताह भर की जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और आज जो हम इसके तहत कवर करने वाले हैं 21 फरवरी से 3 मार्च तक के बीच का जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले ये शेड्यूल तो आप जान ही रहे होंगे कि प्रत्येक सुबह 9 बजे सोमवार से शुक्रवार और शाम को 4 बजे प्रत्येक पेपर से अब की बार मेंस पार्ट जो हमारी सीरीज चल रही है उसे क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो इस समय तो ज़रूर चैनल पे बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और जो प्रत्येक शनिवार को हमारा वीकली करंट अफेयर्स है वो तो 9 बजे अब आएगा ही आएगा सुबह। तो ये शेड्यूल है, इस पे आप ज़रूर चैनल को विजिट करें। सबसे पहला टॉपिक है इधर कि हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध लोकपाल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना हुआ इस हफ्ते, मतलब इसका पिछले सप्ताह हुआ क्या कि जो लोकपाल है वो हाई कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ जो है वो अपील सुनने लगा। और ऐसा होता देख के सुप्रीम कोर्ट को सरदर्द हुआ कि ये तो अपने दायरे से ऊपर उठ करके इस तरीके से कर रहे हैं और ये एक प्रकार से विधायिका के द्वारा कहीं न कहीं न्यायपालिका को नियंत्रित करने का प्रयास है। तो वही ये मामला था। और इसमें कहा भी गया है कि लोकपाल ने हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के बारे में आई शिकायत को सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के जज लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून 2013 के लोकपाल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा F1 के दायरे में आते हैं। और बाकायदा लोकपाल ने ये कहा भी था कि ये जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ये इस धारा के तहत जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं और हम इनकी सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया और इनकी इस दावे को जो है वो मतलब रोक लगा दिया है। और अभी तो हाल ही में जो रिजल्ट आया इसको लेकर के अभी केस पेंडिंग में ही है कि देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल अभी के तहत यही है कि जो लोकपाल हैं उनको इस आदेश का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको करने पे रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसमें है कि यानी कि लोकपाल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर जो है वो विचार कर सकता है, ये धारा कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए लोकपाल के आदेश पर सुनवाई की और जो है वो रोक लगा दी। और रोक लगाने के पीछे वही कि सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि इस तरीके से तो जो है वो कहीं न कहीं विधायिका, भाई लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसमें विधायिका की भूमिका ज़्यादा होती है। और एक व्यक्ति कैसे इतना ताकतवर हो सकता है कि जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं वो उसके दायरे में आएंगे, उनके भ्रष्टाचार या कदाचार से संबंधित चीज़ों को सुनेगा। तो ये अभी विवाद का विषय है और इस पे आगे क्या निर्णय आएगा हम इसको बताएंगे। लेकिन ये चूँकि इंटरेस्टिंग मामला था और यूपीएससी के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इसको ज़रूर देख के जाएंगे जिन बच्चों को यूपीएससी इस बार प्रीलिम्स देना है। तो ये आप देखिए। दूसरा हमारा है टॉपिक, महाराष्ट्र के बाद देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना है कौन? उत्तर प्रदेश बना है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जिनको आरओ देना है या जो मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण फैक्ट को अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं कि अब जो है उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पर जो है वो महाराष्ट्र थी। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी। मतलब योगी जी के आने से पहले की स्थिति क्या थी? 6वें स्थान पर है और अब जो है वो सेकंड पे आ गई है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम सारा क्रेडिट योगी जी को ही दे रहे हैं। देखिए, कोई भी विकास होता है तो उसमें पूर्ववर्ती प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। तो जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं
इस विकास क्रम में उनका भी अहम योगदान होगा, क्योंकि जो भी आधारभूत संरचनाओं का विकास होता है वो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कोई आया कर दिया, उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार होता है, पृष्ठभूमि होती है। तो उस पृष्ठभूमि में जितने भी सरकारें रही हैं वो अपना योगदान देती ही देती हैं। ये अलग बात है कि कोई सरकार जो है उसमें थोड़ा त्वरित तरीके से काम करती है, तो पूर्ववर्ती सरकारों के किए गए जो कार्य होते हैं उनका भी फल जो है ये प्राप्त कर लेते हैं। वृक्ष लगाने का काम कोई और करता है और फल जो है प्राप्त हो जाता है, तो ये सौभाग्य की बात होती है। और ऐसा नहीं है कि अभी योगी जी जो काम कर रहे हैं कल को सपा आएगी बसपा आएगी तो इनके प्रयासों का फल जो है वो लोग लेंगे, क्रेडिट वो लोग पा जाएंगे, तो ये होता रहता है। तो इसको लेकर के किसी पार्टी पे नहीं जाना है। फिलहाल अभी की जो स्थिति है वो सेकेंड है। अब केवल महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था ही उत्तर प्रदेश से आगे है। वर्ष 2025-26 के लिए ये आंकड़ा याद रखिएगा कि 8,08,736.06 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पेश किया गया, और इसी बजट के आधार पर ही मतलब ये जो है आंकड़ा निर्धारित भी किया गया है। और प्रदेश की जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है, 2.9% है। तो आप ये बजट का ये डाटा याद रखिएगा, 8,08,736, क्योंकि एक बार तो आरओ की परीक्षा में यही एग्जैक्ट पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दे दिया था और पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। और आप जान ही रहे होंगे कि समय वो फैक्ट को लेकर के कितना ज़्यादा आयोग मेहरबान है और कहाँ कहाँ से फैक्ट ले आ रहा है, और ये तो जेन्युइन फैक्ट है, यहाँ से तो प्रश्न बन ही सकता है। फिर राजकोषीय घाटा 2.9% है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न में आ सकता है आपके। तो ये दूसरे टॉपिक की महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले ये सूचना देखिए, अभी जो समय है मुख्य परीक्षा को लेकर के है, क्योंकि पीटी आपका आरओ का तो चलिए 27 जुलाई को है, वो तो ठीक है, अभी उसमें भी पर्याप्त समय है। लेकिन जिन बच्चों को भी मुख्य परीक्षा देना है वो पूरी तरीके से फोकस्ड होकर के मेंस को पढ़ें, क्योंकि हमारे पास बहुत से बच्चों का जो मेंस दे रहे हैं उनके पास आया कि सर क्या करें, मतलब मेंस के साथ साथ आरओ भी कवर करें। ऐसा कुछ नहीं। देखिए, आप अगर मेंस दे रहे हैं यानी कि पीटी पास करके ही मेंस आए हैं, तो पीटी में आपका एक आधार बना हुआ है। अभी चूँकि इस बार सीटें अच्छी हैं, अवसर अच्छा है, तो जो बच्चे इस बार पीटी पास किए हैं वो फुल्ली फोकस्ड होकर के मेंस पे करें, क्योंकि 27 जून से ख़त्म हो जा रहा है, उनके पास फिर भी 25 दिन जो है वो बचेगा। और 25 दिन आरओ की प्रीलिम्स के लिए उन बच्चों के लिए बहुत सफिशियंट है जिन बच्चों ने पीछे 1-2 पीटी पास कर लिया है, क्योंकि उनका आधार तो बना ही रहता है। केवल करंट की चीज़ें और आरओ में थोड़ा हिंदी की चीज़ें देखनी होंगी, तो वो 25 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो उनके लिए ये बैच है, इसमें जो है प्रत्येक पेपर से प्रत्येक टॉपिक वाइज जो है वो डेली प्रश्न कराए जाएंगे, आपको आंसर लिख के दिखाना है, आपकी डेली कॉपी चेक होगी और डेली जो है वो मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे। तो ये बैच है और इसका नाम है अब की बार मेंस पार। और वाकई में हम जो प्रयास कर रहे हैं या जो हमारे स्टूडेंट है, विद्यार्थी हमारे बैच में जुड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। तो मुझे बहुत भरोसा है कि जितने भी बच्चे हमारे हैं इस बार मुख्य परीक्षा में झंडा गाड़ करके आएंगे। तो इस बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक बैच हमारा चल रहा है शून्य से शिखर बैच। देखिए, इस बैच में हम उन बच्चों को इनवाइट करेंगे कि जो बच्चे किसी भी कारणवश से, मतलब हो सकता है कि उनकी घर की स्थिति कुछ ऐसी बन गई हो, लास्ट मोमेंट में पढ़ ना पाए हो, या ये भी हो सकता है कि वो अच्छा तो किए लेकिन आयोग की कारस्तानी की वजह से वो बाहर हो गए। तो ऐसे बच्चों के लिए कि आप निराश मत होइए, और अभी आप जो मुख्य परीक्षा को लेकर के पढ़ रहे थे तो वो अपना रिदम जारी रखिए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, पीटी पास करना जो है वो बहादुरी नहीं है। पीटी पास करने के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मुख्य परीक्षा, क्योंकि वही मुख्य होती है, बाकी तो सब गौड़ होता है। और मुख्य परीक्षा तभी निकलेगा जब आप बहुत मनोयोग से प्रत्येक टॉपिक से आप बहुत बेहतर प्रयास किए रहेंगे। इसलिए देखते हैं कि बहुत से लोग पीटी पास होते रहते हैं और पीटी पास होने का रिकॉर्ड बनता रहता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में फेल हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 4 बार 5 बार पीटी नहीं पास किए, लेकिन एक बार अगर वो पीटी पास किए तो फाइनल सिलेक्शन लिया और अच्छे रैंक के साथ वो एसडीएम बने, डीएसपी बने। वो क्यों बने? क्योंकि उनकी जो है
मुख्य परीक्षा को लेकर के तैयारी बहुत अच्छी होती है, वो निरंतर आंसर राइटिंग करते हैं, लिखते रहते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। तो उन बच्चों के लिए शून्य से शिखर बैच है। और यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न के माध्यम से आपके टॉपिक वाइज चीज़ें कराई जाएंगी। और इसमें जो टारगेट है वो 15 अगस्त तक जो है इस बैच को भी पूरा कंप्लीट करा देना है, कि मतलब 15 अगस्त तक ये चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप अपने अक्टूबर के पीटी में लग जाइएगा, ताकि जब पीटी उसके बाद पास करिए तो मेंस को लेकर के डरने की ज़रूरत ना रहे। तो इसमें भी अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। आइए अपना, और ये तो वही है कि किस तरीके से आप अपना उत्तर भेजेंगे, संस्थान के द्वारा मार्किंग होगी और जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और इस तरीके से फिर मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। और ये प्रत्येक पेपर के प्रत्येक टॉपिक से रहेगा, जिसमें PYQ प्लस संभावित प्रश्न दोनों कराए जाएंगे। आइए अगला 3rd नंबर का टॉपिक देखते हैं कि भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा बनी टाइम वीमन ऑफ द ईयर 2025। चूँकि ये भारतीय हैं तो अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट है, और थोड़ा सा इनके बारे में जानिए कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी वीमेन ऑफ द ईयर 2025 की 13 महिलाओं की सूची में एकमात्र ये भारतीय हैं। तो चूंकि एकमात्र भारतीय हैं तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इनका नाम जानते रहिएगा। और इन्होंने काम क्या किया है कि जो हरगिला एक पक्षी होता है उसके पुनर्वास के लिए इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। इन्हें वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार से जो भी सम्मानित किया है, मतलब ये नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाला व्हिटली पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। मतलब आप ये जानिए पहली चीज़ कि वीमेन ऑफ द ईयर में 2025 में एकमात्र भारतीय हैं कौन, पूर्णिमा, और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। और इनका काम क्या है, जो हरगिला एक पक्षी होता है उसके पुनर्वास के लिए इन्होंने काम किया है। और फिर इन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए दिए जाने वाला जो व्हिटली पुरस्कार है, ये पुरस्कार भी याद रखिएगा। कभी कभी आयोग यही करेगा कि पूछ लेगा कि व्हिटली पुरस्कार किस विधा से संबंधित है, खेल, पत्रकारिता, पर्यावरण, मैथमेटिक्स। तो आप याद रखिएगा कि ये व्हिटली पुरस्कार जो है वो पर्यावरण के लिए है, और इससे भी जो है ये पूर्णिमा जी सम्मानित हो चुकी हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहा पिछले हफ्ते, तो इसको भी आप लोग देखें। फिर 4 नंबर जो हमारा टॉपिक है, भारतीय मूल के जो काश पटेल हैं वो बने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के महानिदेशक। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं होंगे कि जो FBI है वो बहुत शानदार संस्था है खुफिया तंत्र को लेकर के। जैसे इजराइल का मोसाद है, अपना रॉ है, तो उससे भी बेहतर स्थिति में FBI है। और वहाँ के डायरेक्टर पद पे एक भारतीय की नियुक्ति होना ये अपने आप में गर्व की बात है, तो वही है। और चूंकि ये भारतीय अमेरिकी हैं तो बहुत संभावना है इनसे प्रश्न बनने की, तो आप नाम याद रखिएगा। और वह इस पद को धारण करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होने के साथ साथ एशियाई मूल के भी पहले व्यक्ति हैं। मतलब एशिया में ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया। किस पद को, FBI के निदेशक के पद को। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो क्रिस्टोफर रे हैं। ये इनका फोटो है काश पटेल जी का। तो ये भी महत्वपूर्ण घटना हुई है। और आप जान ही रहे होंगे कि जब से वहाँ ट्रंप सरकार आई है तब से अप्रत्याशित चीज़ें हो रही हैं। कुछ भारत के पक्ष में हो रही हैं तो कुछ भारत क्या देश दुनिया के विपक्ष में हो रही हैं। टैरिफ वार शुरू ही कर चुके हैं ट्रंप महोदय। और भी जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे WHO से वो किनारे अपने आप को किनारा कस लिए हैं, या वो तो आगे उस पर टॉपिक भी है तो हम आगे देख लेंगे। आजकल ट्रंप जी ही छाए रहते हैं, और ठीक है, मतलब वो उनकी पॉलिसी है भाई। उनका ये है कि हमको अमेरिका को पहली प्राथमिकता देनी है। सारे देशों की प्राथमिकता यही होती है कि हमको अपने देश को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी प्राथमिकता के चक्कर में दूसरे को जो है वो बलि का बकरा बना दें, जो वो कर रहे हैं। 5 नंबर का जो टॉपिक है कि RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।
शक्तिकांत दास जो है वो बहुत ही ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और मोदी कैबिनेट में मतलब मंत्री तो नहीं है मतलब, लेकिन ये बहुत करीबी हैं मोदी जी के, और इसीलिए इनको जो है बराबर पद दिया जा रहा है। और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रहे, महत्वपूर्ण पद, और अभी इनको जो है मुख्यमंत्री का जो है प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। और इसके पहले जो पीके मिश्रा इस पद पर कार्यरत है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पद खाली था। पीके मिश्रा एक प्रमुख सचिव थे, इसके अलावा भी इनकी नियुक्ति हो गई है, यानी कि अब जो है 2 प्रमुख सचिव जो है वो प्रधानमंत्री के हो गए, एक पीके मिश्रा और एक शक्तिकांत दास, तो ये भी हो गए हैं। फिर भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म संरक्षक की अब हम बात करेंगे। 6 नंबर जो हमारा टॉपिक है धर्म, देखिए ये फोटो गलत लग गया है, ये धर्म गार्जियन का लग गया है, एक्चुअली में ये एडिटर की गलती है। हालांकि धर्म गार्जियन भी जो है भारत और जापान के बीच होने वाला ही सैन्य अभ्यास है, लेकिन यहाँ जो है वो हम धर्म संरक्षक की बात करेंगे। और आइए देखते हैं कि भारत और जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास का ये चौथा संस्करण था, तो 6वां संस्करण था। और आपके भी प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो ऐसे ही 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है। तो पहला स्टेटमेंट यही लिखेगा कि धर्म संरक्षक के बारे में कि यह भारत और जापान के बीच जो है 5वां था, चौथा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये 6ठा संस्करण था। और ये किसके बीच हो रहा है, तो भारत और जापान के बीच। तो आप ये याद रखेंगे भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण है। टाइमिंग जो है 24 फरवरी से 19 मार्च तक के बीच हुआ है। ये कहाँ हुआ है, तो जापान के फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में। मतलब इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो 2025 का आयोजन हुआ है वो जापान के फूजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ है। और इसमें नोट भी कुछ है कि धर्म संरक्षक जो है भारत और जापान के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किए जाने वाला वार्षिक कार्यक्रम है। मतलब ये प्रत्येक वर्ष जो है वो आयोजित होता है। और अगर इस बार जो है जापान में हुआ है 2025 का, तो 2026 का कहाँ होगा, भारत में होगा। इसका अंतिम संस्करण फरवरी मार्च 2024 में राजस्थान में जो है वो आयोजित किया गया था। अगर 2024 के बारे में पूछे धर्म संरक्षक के बारे में, तो ये राजस्थान में आयोजित किया गया था और ये पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन भी था। तो इस बार का कहाँ हुआ है, तो इस बार जो हुआ है वो जापान के फूजी में हुआ है। धर्म गार्जियन जीमेक्स सैन्य अभ्यास का भी आयोजन दोनों देशों द्वारा किया जा रहा है। मतलब धर्म संरक्षक का तो आयोजन भारत और जापान करते ही करते हैं, साथ ही साथ धर्म गार्जियन जो ये है, और फिर जीमेक्स इसका भी जो है आयोजन भारत और जापान ये करते रहते हैं। तो भारत और जापान के बीच कितने सैन्य अभ्यास हो रहे हैं, 3, जीमेक्स, धर्म गार्जियन, और तीसरा कौन है, धर्म संरक्षक। तो आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए अगला देखते हैं। भारत ने जीता वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार। भारत को प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है। पिछले 10 वर्षों में वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए भारत को इस प्रकार के सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। मतलब 10 वर्षों में जो भारत ने रोड सेफ्टी को लेकर के जो काम किया है, मतलब उल्लेखनीय काम किया है। और इस दिशा में आपको अच्छा प्रयास होता दिख भी रहा होगा, क्योंकि वर्तमान में आप कहीं भी भारत के किसी भी स्टेट में जाइए तो वहाँ पर खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें या तो कार्यरत मिलेंगी या तो निर्माणाधीन है। और इस दिशा में तो वाकई में मोदी सरकार की और इसके जो विशेष मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो बधाई के पात्र हैं कि काफ़ी बेहतरीन काम हो रहा है। और वाहन सुरक्षा को भी लेकर के तमाम तरीके से नियम बनाए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, तो उसी के तहत ये पुरस्कार मिला है। वर्तमान में भारत 1,46,195 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। कहाँ, भारत में है।
मतलब अमेरिका के बाद भारत ही दूसरा है कि जहां सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क है। यूएसए शीर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वाला देश है, जबकि चीन जो है वो तीसरे स्थान पे है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर क्रम देखेंगे तो यूएसए, फिर इंडिया और फिर चाइना, मतलब यूएसए, इंडिया, चाइना, ये क्रम जाएगा। किसके बीच जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के, कि किसके पास कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और वर्तमान में भारत का जो है वो 1,46,195 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत के पास। चलिए 8 नंबर, अमेरिका जारी करेगा गोल्ड कार्ड। अब ये गोल्ड कार्ड क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि इसके तहत क्या होगा कि 50 लाख डॉलर खर्च करके कोई भी अप्रवासी अमेरिका में रहने का जो है वो परमिट हासिल कर सकता है। मतलब अमेरिका में रहने का अब जो नया शुल्क है ट्रंप सरकार के द्वारा जो लाया गया है गोल्ड कार्ड के माध्यम से, वो 50 लाख डॉलर है, रुपया नहीं है। और रुपया भी 50 लाख रुपया भी एक मध्य वर्ग के लिए, निम्न मध्य वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और आप सोचिए कि 50 लाख डॉलर दे करके, तो एक तरफ तो जहां ट्रंप प्रवासियों को, जो अवैध प्रवासी हैं या जो भी है, उनको बाहर करने की बात कर रहे हैं, उसे पूरा खलबली मचाए हुए हैं पूरे विश्व में, लेकिन वही अमेरिका का दूसरा चरित्र या ट्रंप जी का दूसरा चरित्र भी निकल के आ रहा है। किस तरीके से वो पूंजीवाद का संरक्षण कर रहे हैं कि आपके पास पैसा है, आप धनी हैं, आप अमेरिका को कुछ दे सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप आइए, 50 लाख डॉलर हमको दीजिए, हम आपको यहाँ वर्क करने की परमिट देते हैं। चूँकि इतना अधिक फीस है, अतः इस योजना का लाभ बेहद अमीर एवं बड़े कारोबारी ही उठा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 50 लाख डॉलर की बात है, और इससे उन कुशल पेशेवरों की परेशानी बढ़ सकती है जो पहले से ग्रीन कार्ड के लिए लंबे इंतजार में हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे कुशल पेशेवर हैं जो अमेरिका में एक लंबा समय बिता चुके हैं और वहाँ की नागरिकता की बहुत करीब हैं कि इनको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरीके की नीतियाँ आएंगी तो जो पैसे वाले लोग होंगे वो इसका ज़्यादा लाभ लेंगे और ये लोग उस प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएंगे। देखिए ये जो इनका जो ये जो गोल्ड कार्ड है, इसकी तुलना जो है EB-5 से किया जा रहा है। EB-5 भी एक प्रयास था प्रवासियों के लिए। तो थोड़ा सा EB-5 कार्यक्रम के बारे में भी जानिए कि EB-5 कार्यक्रम के तहत विदेशी निवेशकों को अमेरिका की कंपनियों में 8 से 10 लाख डॉलर के बीच जो है वो निवेश करना पड़ता है, एवं कम से कम 10 नई नौकरियों का सृजन करना पड़ता था। मतलब ये जो EB-5 कार्यक्रम है, इसके तहत कितना है, 8 से 10 लाख डॉलर के ही निवेश की बात थी, और वहाँ कम से कम आप जो निवेश कर रहे हैं उससे 10 नई नौकरियाँ जो है वो सृजित हों अमेरिका के अंदर, ये प्रयास था। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका था, और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए 1990 से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में पिछले कई वर्षों से दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के भी जो है वो आरोप लगे हैं। मतलब ये जो EB-5 कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था अमेरिकी सरकार के द्वारा, ये 1990 से लाया गया, और चूंकि ये सस्ती थी, 8 से 10 लाख डॉलर की ही बात थी, तो थोड़ा सा इसमें भ्रष्टाचार की चीज़ें थी। लोग आसानी से इतना निवेश करके और जो रोजगार का आंकड़ा है उसमें हेरा फेरी करके अपनी वैधानिकता बनाए रखते थे। तो अब इसको लेकर के भी समस्या बढ़ने वाली है। गोल्ड कार्ड वीज़ा प्लान की फीस 5 गुना बढ़ाकर 50 लाख होने की वजह से भ्रष्टाचार पर तो अंकुश लगेगा, लेकिन मध्य वर्ग के निवेशकों को भी इसका फायदा उठा पाना मुश्किल होगा। मतलब ये जो भ्रष्टाचार था जो EB-5 में, उससे तो ट्रंप सरकार जो कह रही है कि हम EB-5 के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार को इस विधा से रोक पाएंगे। बिल्कुल कुछ हद तक तो जरूर रोकने में वो सफल होंगे, लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग हैं या जो मध्य वर्ग की प्रतिभा है, दोनों से जो है वो समस्याएं खड़ी होंगी इस प्रोग्राम के तहत जो गोल्ड कार्ड की बात हो रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। मतलब यही है कि आपके पास पैसा है तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो फिर आप अमेरिका छोड़ के जाइए। तो इसीलिए खूब तरक्की करिए, खूब पैसा कमाइए, ताकि अमेरिका जैसे देश के लोग हमारे यहाँ आए
ऐसा प्रयास करिए। इसलिए उद्यमी बनिए, खूब अपना स्टार्टअप चलाइए, और मोदी जी इसको लेकर के खूब सहयोग भी कर रहे हैं। ब्रिक्स का विस्तार 9 नंबर, आप सभी जानते होंगे कि जो ब्रिक्स है ये बहुत महत्वपूर्ण जो संगठन है, इसमें भारत भी सदस्य है, और इसमें अभी हाल ही में जो है इसका विस्तार हुआ है, और विस्तार के तहत इसमें इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में सम्मिलित किया गया है। तो ये तो अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का 10वां सदस्य बन गया है। अब इसका थोड़ा सा आप गठन भी जानिए, क्योंकि क्या करता है आयोग, एक डाटा तो करंट से जोड़ता है और एक डाटा थोड़ा पीछे आके पूछ लेता है। तो ब्रिक्स का गठन जो है वर्ष 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था, तथा वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जो है इसमें शामिल किया गया था। मतलब 9 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन थे, और 10 में दक्षिण अफ्रीका भी आ गया, और ये बन गया ब्रिक्स। और उसके बाद इसका जो है विस्तार होता ही रहा है। वर्तमान में तो 10 सदस्य हो गए हैं, और 10वां सदस्य इंडोनेशिया है। ब्रिक्स जो है वो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 40% तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी का 37.3% का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है कि मतलब ये जो संगठन है वो 40% जनसंख्या और करीब करीब 37.3% जो है अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? ब्रिक्स। वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एवं संयुक्त अरब अमीरात जो हैं इसके सदस्य हैं। और ये कुल मिला के कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य हैं। तो ये चूँकि इम्पोर्टेंट समिट है, और चूँकि इसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसलिए इसमें जब भी कुछ हो इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता रहता है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। और ये जो विस्तार हुआ है इसको तो आप ध्यान दीजिएगा ही। फिर 10 नंबर, अमेरिकी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग। अमेरिका जो है WHO से अलग हो गया है। वही जो मैं पीछे बता रहा था कि ट्रंप जब से आए हैं तब से उनको लग रहा है कि हमारा जो भी अनावश्यक खर्चा जहाँ जहाँ भी हो रहा है वहाँ से हम अपने चीज़ों को कटौती करेंगे। और इसी के तहत वो पेरिस प्लीज ट्रीटी से हट गए, जो पर्यावरण को लेकर के जो समझौता हुआ था पेरिस में, वहाँ से हट रहे हैं। फिर WHO से हट रहे हैं, वो नाटो से हटने की बात कर रहे हैं। अब वो इसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट करेंगे नाटो वाला, वो तो बाद में देखने की बात है। फिर WTO में वो टैरिफ वार शुरू कर चुके हैं। तो इस समय सारी दुनिया मतलब एक व्यक्ति के सनक की वजह से परेशान है, और ये सनक ही कही जाएगी उनकी। ट्रंप सरकार द्वारा अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का फैसला लिया है। और किसी भी पूंजीवादी देश को जो आज बहुत विकसित हैं, बहुत आगे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि कभी वो भी विकासशील थे और इसी स्थिति में थे, और वो वैश्विक चीज़ों का अति दोहन करके आगे बढ़े हैं। तो उनको उसकी क्षतिपूर्ति का प्रयास करना चाहिए, ना कि हम तो डेवलप हो गए हैं दुनिया जाए चूल्ही भाड़ में। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और इस स्थिति में तो वाकई में जो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं या न्यूजीलैंड के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका स्टेटमेंट बहुत शानदार है, उनको आईना दिखाने वाला है। और अभी सारी जो महत्वपूर्ण देश हैं वो इनके खिलाफ अभी एकजुट हो जाए तो इनकी सारी हेकड़ी जो है वो चली जाएगी। लेकिन यहाँ देशों की भी एक समस्या है कि भाई अमेरिका से आर्थिक सामरिक ऐसे रिश्ते बनते जा रहे हैं कि वो अपरिहार्य होता जा रहा है, और फिर अपरिहार्य होने की ही वजह से एक व्यक्ति की जातियों का शिकार पूरी दुनिया हो रही है। USA अब तक WHO का जो है वो सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है, जो इसके कुल वित्त पोषण का लगभग 18% योगदान देता था। मतलब 18% की भागीदारी केवल USA के द्वारा होती थी। और इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो इससे वैश्विक स्वास्थ्य सुधार हेतु आवश्यक वित्त पोषण में जो है वो कमी आएगी। सबसे पहली चीज़ भाई 18%, अगर कोई 100 रुपया पा रहा है उसमें 18% एक देश दे रहा है, तो 18% तो मतलब 18 रुपये तो सीधे सीधे कम हुआ ना। फिर साथ ही अफ्रीका और एशियाई देशों में पोलियो उन्मूलन एवं अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु जारी कार्यक्रमों तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों में जो है वो बाधा उत्पन्न होगी।
आप सभी जानते होंगे कि जो WHO है, WHO है, वो जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश हैं, वहाँ बहुत से मतलब वेलफेयर के काम हेल्थ को लेकर के करती रहती है। और उसी के तहत देखिए जो पोलियो का जो उन्मूलन किया गया उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका WHO की रही, और भी अन्य बीमारियों के खिलाफ भी वो काफ़ी गंभीर प्रयास करता है। क्योंकि वो प्रयास कैसे कर पाता है, यही जो विकसित देश हैं जो उसे फंड देते हैं, उन्हीं के माध्यम से वो अपने लक्ष्यों को चुनता है और उस दिशा में प्रयास करता है। तो चूंकि अब अमेरिका एक बड़ा भागीदार था और वो हट रहा है, तो चीज़ें प्रभावित होंगी। भारत पे का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे भारत के स्वास्थ्य कार्यक्रमों, विशेष रूप से HIV एवं TB जैसी बीमारियों को रोकने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास की गति जो है वो धीमी हो सकती है। मतलब भारत में जो HIV और TB को लेकर के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उनकी जो गति है वो थोड़ा सा शिथिल पड़ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए, आज जो हमारे 10 टॉपिक थे वो यहीं तक थे, और इसके तहत जो है हम जो महत्वपूर्ण उस सप्ताह के जो भी करंट अफेयर्स थे उसको कवर किया है। ये कुछ लिंक्स हैं, आप इन्हें जुड़िए, क्योंकि अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी आपको हम यहाँ टेलीग्राम पे दे देंगे। साथ ही साथ ये हमारा YouTube है, एक तो समृद्धि IAS का है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं। यदि आप लोगों ने अभी इससे नहीं जुड़ा है तो इससे जुड़िए, इसे ज्वाइन करिए, इसका लाभ लीजिए। साथ ही साथ संदीप मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़िए, क्योंकि बहुत से क्लास आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा को लेकर के बेहद जो है वो उपयोगी हैं। और हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए या हमसे बात करने के लिए 7303307507 पर संपर्क करें। ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे या हमसे आपकी बात हो पाएगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।